हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है आज की ये 11th क्लास के लिए है। 11th क्लास का हिस्ट्री का टर्म 1 का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 और 8 मार्क्स वाले, उनको हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो पहले की वीडियो की तरह इस पर भी प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है ये रहता है कि मेसोपोटामिया में कृषि के संकटग्रस्त होने के क्या कारण थे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मेसोपोटामिया है ये एक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता या संस्कृति है, और इसकी जो अर्थ रहता है शब्द का, इसका मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जो यहाँ पर दो नदियाँ आती हैं, दो नदियों में नाम आता है, एक रहता है दजला का और एक रहता है फरात का। तो जो दो नदियों का बीच का क्षेत्र था ये मेसोपोटामिया था। अब नदियों के पास का क्षेत्र उपजाऊ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कृषि क्या थी इनकी, संकटग्रस्त। वट वर द रीजन्स फॉर द क्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर इन मेसोपोटामिया, कि मेसोपोटामिया में जो कृषि है ठीक तरीके से नहीं हो पा रही थी। ठीक तरीके से ना होने का मतलब है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना उत्पादन इनका नहीं होता था। जिसके लिए रीज़न क्या है, सबसे पहले तो इनका भौगोलिक कारण जो था, जोग्राफिकल लोकेशन जो थी, कि दो नदियों के बीच में स्थापित थे, और जैसे ही उनमें वाटर लेवल जो होता था, जैसे ही ये बढ़ता था तो पूरे एरिया में क्या फ्लड आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी। उसके अलावा पशुचारक वर्ग, मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी समस्या उसका पशुचारक वर्ग था, कि अगर मेसोपोटामिया के लोग किसी भी प्रकार से कृषि कर लेते थे, फसलें उगा लेते थे, तो ये जो पशुचारक वर्ग था ये अपना स्थानांतरण करते समय ये फसलों को नुकसान पहुंचा देते थे, तो फसलें इनसे ख़त्म हो जाती थी। उसके अलावा सूखा पड़ना, कि कई बार क्या होता था, जो उत्तरी मेसोपोटामिया के लोग थे ये बांध बनाकर पानी रोक लेते थे, जिससे दक्षिणी मेसोपोटामिया में पानी नहीं पहुँचता था, और जिसकी वजह से निचले इलाकों में सूखा पड़ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ये बेसिकली रहता है हमारा 3rd चैप्टर से, सम्राट डायक्लोशियन के प्रशासनिक सुधार। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो सम्राट डायक्लोशियन है और इसके अलावा एक दूसरा और रहता है चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। जो ये कॉन्स्टेंटाइन है और डायक्लोशियन है, ये दो परवर्ती काल के महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने रोम साम्राज्य के पतन को बचाने का प्रयास करा था। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले जो डायक्लोशियन था, इसने सैनिकों को स्वायत्तता दी थी, ऑटोनॉमी टू सोल्जर्स। जो स्वायत्तता है इसका मतलब रहता है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट्स दिए। अगर थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू पता हो आपको, तो यहाँ पर चीज़ें क्या रहती है कि 3rd सेंचुरी में, वो भी रोम साम्राज्य में, बहुत बड़ा एक संकट का काल बना रोम साम्राज्य के लिए। और इसमें क्या देखा गया कि जो ये सैनिक थे ये लोग राजाओं को मार देते थे। इनफैक्ट एक लाइन भी यूज़ की जाती है कि 47 वर्षों में 25 शासक बदले गए। अब इसीलिए क्या है, एक डर बन गया था कि एक भरोसा नहीं हो पाता था कि जो हमारे सैनिक हैं इनको हम कैसे कंट्रोल करें। तो एक डायक्लोशियन जो था, इसको इतना लगता है कि अगर हम इसे विशेष अधिकार दे दें, थोड़ा सा निर्णय लेने का अधिकार खुद दे दें, तो ये हमारे वफादार बन सकते हैं। और डायक्लोशियन ने ही करा कि इनको थोड़ी सी स्वायत्तता दे दी। दूसरा था क्षेत्रों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरियाज। डायक्लोशियन का काल आते आते जो रोम साम्राज्य था वो बहुत सीमित रह गया था। शुरुआत इसकी 3 महाद्वीपों से होती है, लेकिन ये बाद तक आते आते सिर्फ यूरोप में सीमित रह गया था। अब इसने क्या करा, बचे हुए एरिया को और बढ़ाने की जगह जो बचा हुआ था सिर्फ उसी को कंट्रोल करा, और कंट्रोल करने में ही इसने क्या करा, सभी क्षेत्रों को मिलाया, सभी के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई, और सबसे बड़ी चीज़ जो थी इनकी सेफ्टी, उनके लिए क्या करा, इसने सुरक्षा चौकियों का निर्माण करा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, की एक बेसिक एरिया, बेसिक सीमाएं निर्धारित कर दी गई जहां पर हर किसी को थोड़ी बहुत सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा 6th चैप्टर से, जो कि है मेनर प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन। अब मेनर प्रणाली का मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, ये एक लोकेशन है जिसे मेनर कहा गया। मेनर का मतलब क्या था कि बेसिकली अभिजात वर्ग का निवास, कि जितने भी अभिजात वर्ग के लोग होंगे, राजा मंत्री जितने भी थे, सबके सब मेनर में रहा करते थे। अब यहीं से क्या है, एक पूरी प्रणाली, एक सिस्टम चला कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेनर सिस्टम। अब जो ये मेनर सिस्टम है, मेनर प्रणाली है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि ये किसका निवास है, अभिजात वर्ग का। जो एरिस्टोक्रेसी है ये सबसे बड़ा चेक पॉइंट था इनके लिए, कि अभिजात वर्ग पूरा का पूरा एक जगह पर रह रहा है, उसको हमने क्या कह दिया, मेनर प्रणाली। उसके अलावा अब अगर अभिजात वर्ग रह रहा है तो इसको सुरक्षा भी चाहिए होगी, और इसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर एक नाइट वर्ग रहता था, प्रोटेक्शन बाय द नाइट क्लास। अब जो नाइट वर्क की बात आप करते हैं, तो इस नाइट वर्क का मतलब होता है कुशल घुड़सवार सैनिक जो परफेक्ट होते थे। अब इनके अलावा सभी सुविधाओं से संपन्न। अब जब अभिजात वर्ग एक जगह पे रह रहा है तो जाहिर सी बात है उनको सभी प्रकार की जो निर्धारित सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी, हर तरीके से उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो इसमें कुछ एग्जांपल रहते हैं, लाइक यहाँ पे चर्च हुआ करते थे, मैदान थे, स्टेपी क्षेत्र थे, युद्ध का अभ्यास करने के लिए खाली एरियाज हुआ करते थे। तो इस टाइप से सारी सुविधाएं इनके पास अवेलेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, मेसोपोटामिया की विश्व को क्या देन है या मेसोपोटामिया की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन माना जाता है। 8 नंबर में हर साल आपको देखी जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि मेसोपोटामिया की विश्व को देन और उपलब्धियाँ। यहाँ पर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामिया। आप चाहे अचीवमेंट के रूप में देख लो इसको, चाहे कंट्रीब्यूशन के रूप में देख लो, दोनों का मतलब सेम रहता है और ये एग्जाम में बस स्टेटमेंट को चेंज करके आपके सामने रख दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें, सबसे पहली चीज़ कांच के बर्तनों का प्रयोग। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले कांच के बर्तन का प्रयोग, कि जो कांच के बर्तन थे सबसे पहले मेसोपोटामिया में यूज़ होने स्टार्ट हुए। उसके अलावा पांचांग का प्रयोग, यूज़ ऑफ कैलेंडर, ये भी मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ। और जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के आधार पर अपने कैलेंडर का निर्माण करते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। कुम्हार चाक का प्रयोग, जिस चाक के ऊपर मिट्टी के बर्तन रख के बनाए जाते हैं वो कुम्हार चाक कहलाती है, और जो उसका सर्वप्रथम प्रयोग था वो कहाँ पर किया गया, मेसोपोटामिया में। उसके अलावा सार्वजनिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी की अगर आप बात करते हो तो ये भी कहाँ से स्टार्ट माना जाता है, मेसोपोटामिया से। इसके अलावा मैथ का एक बेसिक जो माना जाता है वृत्त का 360 डिग्री का सिद्धांत जो है, ये भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, मेसोपोटामिया में। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मेसोपोटामिया 100% अपने साथ कैरी करता है वो है लेखन कला का प्रयोग। कि सबसे पहले अगर लेखन कला का जो स्टार्टिंग माना गया, जो हाथ से कलम और पट्टिकाओं पर लिखना स्टार्ट किया गया, वो क्या था, मेसोपोटामिया में। और जो मेसोपोटामिया की लिपि है इसका नाम याद रखिएगा कीलाकार पद्धति। जो कीलाकार पद्धति थी इसके अकॉर्डिंग क्या था, सरकंडे की कलम से चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर सतह पर उकेल कर लिखा जाता था। और उसके अलावा अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, शहरीकरण का जो अंतर रहता है, जो गाँव और शहरों में जो अंतर था वो बेसिक कहाँ से स्टार्ट माना जाता है, मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा कि रोम साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को आधुनिक दिखाने वाले अभिलक्षण का वर्णन करें। डिस्क्राइब दी फीचर्स शोइंग रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी एज मॉडर्न। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसका एक सीधा सा मतलब ये रहता है कि रोमन समाज में, रोमन अर्थव्यवस्था में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आज आधुनिक समय में अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़ अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करते हो तो अर्थव्यवस्था में 4 चीज़ें ऐसी थी जो आज भी अवेलेबल रहती है। सबसे पहली चीज़ मुद्रा, करेंसी यूज़ की जाती थी प्रॉपर तरीके से, सोने चांदी के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्के का नाम सॉलिड्स होता था, चांदी के सिक्के का नाम दिनारियस, और दोनों का ये वेट जो था 4.5 ग्राम होता था। उसके अलावा नगद वेतन, इनफैक्ट नगद वेतन की तो आप मान सकते हैं कि जो रोमन साम्राज्य की सेना थी उस पूरी सेना को ही नगद वेतन दिया जाता था और कई बार तो एडवांस दिया जाता था। उसके अलावा सोने चांदी का प्रयोग, गोल्ड सिल्वर यूज़, अगर इसकी आप बात करते तो ये प्राकृतिक संसाधन हुआ करते थे और इनको वस्तु विनिमय के समय कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इस्तेमाल किया जाता था। और उसके अलावा बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग सिस्टम की आप बात करते हैं, जो ऋण व्यवस्था की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें रोमन साम्राज्य में ऑलरेडी अवेलेबल थी। फिर जब हम बात करते हैं इसके आधुनिक समाज की, तो जो इसका आधुनिक समाज आता है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो आज भी चल रही हैं, जैसे एकल परिवारों का चलन था, न्यूक्लियर फैमिली प्रैक्टिसेस थी। अगर आप बात करते हैं एकल परिवार की तो इसको एक बहुत आइडियल परिवार माना था, लाइक लोग कम है, खर्च कम होगा, बचत ज़्यादा होगी। उसके अलावा निश्चित आयु के बाद विवाह किया जाता था, मैरिज आफ्टर सर्टेन एज। लड़कियों के लिए मिनिमम एज जो रखी गई थी वो थी 16 और लड़कों के लिए रखी गई थी 24। इसके अलावा कानूनी अधिकार अस्तित्व में थे, सभी प्रकार के नागरिकों को कानूनी अधिकार दिए जाते थे। इनफैक्ट जो दास हुआ करते थे रोमन साम्राज्य के, उन दासों को भी कानूनी अधिकार दिए गए थे। इनफैक्ट अगर कोई भी दास भाग कर 1 साल 1 दिन तक छिप कर रह लेता था तो उसे स्वतंत्र नागरिक घोषित कर दिया जाता था और नागरिकता भी दे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा चंगेज़ खान का, कि चंगेज़ खान एक महान संगठन करता था, सैन्य और विजय उपलब्धियों के संदर्भ में स्पष्ट करें। ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन रहते हैं कि आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्यों था, कैसे था, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपको पूरा काम वहाँ पे खुद ही करना है। चंगेज़ खान वाज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलिट्री एंड अचीवमेंट्स। जब आप बात करते हैं इसके अचीवमेंट्स के बारे में तो कुछ बेसिक चीज़ें क्या रहती हैं, लाइक 1206 में चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि मिली। अब यहाँ पर क्या था कि समुद्री खान की उपाधि मिलने का मतलब कि आपके अधीन जो एक पूरा एरिया था वहाँ पर आपका कंट्रोल है, और यहीं से फ़ायदा मिला चंगेज़ खान को और वो पूरी तरह से डर अपना कायम करने में कामयाब रहा। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि 1209 में उसने चीन का एक बहुत बड़ा समुदाय, सीसिया समुदाय जो राजवंश था चीन का, उसको हराने में कामयाब हुआ।
उसके अलावा 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण करा। जो चीन की महान दीवार थी वो चंगेज़ खान के लिए तो बहुत छोटी चीज़ बन चुकी थी, जब मर्जी जाकर चीन को लूट के आ जाता था। इनफैक्ट चंगेज़ खान का तो इतना डर बन चुका था, वो सामने से बताता था कि मैं कल लूटने आ रहा हूँ, जितनी प्रोडक्शन लगा सकते हो लगा लो, और चीन वाले कुछ भी नहीं कर पाते थे। उसके अलावा 1215 में पैकिंग नगर में लूटपाट की। पैकिंग नगर जो था चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर था मध्यकाल में, और इस पैकिंग नगर को तो चंगेज़ खान जब मर्जी लूट लिया करता था। और 1216 में ही अपनी मातृभूमि मंगोलिया लौट आया कि पूरी दुनिया, अब पूरी दुनिया भी छोड़िए, सबसे ज़्यादा चीन को लूटने के बाद परेशान करने वाले डायरेक्ट आकर कहाँ है, अपने मंगोलिया में रह रहा और मंगोलिया में शासन कर रहा था। अगर आप इसकी सफलता के कारणों की बात करते हैं, मंगोलों की सफलता के कारण कि मंगोल चीन से बार बार जीत जा रहे थे, चीन उसका सामना नहीं कर पाता, क्यों? सबसे पहली चीज़, जो चंगेज़ खान था वो एक बहुत ब्रिलियंट आदमी, ब्रिलियंट, लोग मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेकार था, क्रूर था, नहीं, लेकिन वो मंगोलिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रॉबिन हुड कह सकते हैं कि अपने लोगों के लिए तो बेस्ट था वो। अब इसने क्या करा, युद्ध शैली में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करे। युद्ध शैली जो थी पहले ज़्यादातर गुरिल्ला पद्धति चलती थी, छुप कर लड़ने वाले लोग थे मंगोलिया के, लेकिन चंगेज़ खान ने इसको बदला, सामने से लड़ना सिखाया उन सबको। उसके अलावा उसकी सेना में मंगोल और तुर्की के कुशल घुड़सवार थे, और कुशल घुड़सवार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था कि जो मंगोलिया की ठंड होती है, जहाँ पर नदियाँ भी जम जाती हैं, वो बर्फ़ जमी हुई नदियों को आसानी से पार कर लेते थे। उसके अलावा शिकारी संग्रहक समाज को एक कुशल तीर टुकड़ी में बदला। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो शिकारी संग्रहक समाज की, तो ये एक ऐसा समाज था, लाइक छोटे छोटे बोने लोगों का समुदाय। अब ये इनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, डरपोक किस्म के लोग थे, लेकिन चंगेज़ खान ने इनको एक कुशल तीर टुकड़ी, एक इनको सैनिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इनको हर प्रकार के मौसम की भौगोलिक जानकारी हुआ करती थी, और ये सभी प्रकार के मौसमों में लड़ने के लिए कंफर्टेबल थे। बर्फ जमी हुई नदियों को आसानी से पार कर लिया करते थे, और इसके साथ साथ चंगेज़ खान जो था वो घेराबंदी और बारूद, बम, इन सब का इस्तेमाल करना जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वीं सदी किस प्रकार यूरोप के लिए एक संकट का काल सिद्ध हुई? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिपीटेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा रहती है कि जो 14वीं सदी थी, हाउ डिड द 14th सेंचुरी प्रूव टू बी अ पीरियड ऑफ क्राइसिस फॉर यूरोप, कि जो यूरोप है उसके लिए 14वीं शताब्दी एक संकट का काल है, पूरी 14वीं सदी, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या था कि जो यहाँ पर शीत ऋतु थी वो क्या हो गई, और अल्पकालीन हो गई और कठोर हो गई, कि लाइक यहाँ पर सर्दियाँ और ज़्यादा बढ़ गई, जहाँ पे क्या है, नदियाँ जम जा रही हैं, खेती करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। उसके बाद दूसरा आता है महामारी। यहाँ पर भी प्लेग, हैजा, ऐसी महामारियाँ फैल गई थी, लोग मरना स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट कईयों ने तो यूरोप छोड़ने की तैयारी कर ली थी। उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी आई, जो स्पेन, सर्बिया, इन सब में चांदी की खदानें थी, उन सब में कमी आनी स्टार्ट हो गई। चांदी इनके पास बचा नहीं, सोना पहले ही खत्म हो चुका था, तो प्राकृतिक संसाधन थे नहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करें। और उसके साथ साथ खाद्य संकट भी इनके पास आ गया। खाद्य संकट इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि एक तो पहली चीज़ जलवायु परिवर्तित हुई, सब कुछ जम गया, पानी वानी के सोर्स जम गए, ठंडी इतनी पड़ चुकी थी, खेती करने के लिए पानी नहीं था। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन इनके खत्म हो चुके हैं, तो कोई किसी के साथ ये लोग व्यापार भी नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, खाद्य संकट भी उत्पन्न हो गया। और यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो गई, लाइक ब्रेड के लिए, नॉर्मल ब्रेड के लिए वहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए थे। और इसी के बाद जो था, इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा यूरोप वालों ने, खोज यात्रा, जहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे देश क्या है, पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधन ढूंढने निकले। और यहीं से ब्रिटेन जो था वो अपने उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब रहा। ब्रिटेन को जहाँ भी कोई भरपूर संसाधनों से देश मिलता वो उसे गुलाम बना लेता था। तो यहीं से एक रीज़न रहता है कि जैसे ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर शासन करा।